नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी CHSL एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी दोस्तों, 13 मार्च 2023 को एसएससी CHSL के सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों सेकेंड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं 100% रियल क्वेश्चंस वहीं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो पूरी वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। जिनका भी एग्ज़ाम से दोस्तों उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। बाकी दोस्तों किसी भी शिफ्ट में अगर आपके क्वेश्चंस याद है तो आप 8181819473 पे व्हाट्सअप करके या फिर इसी वीडियो में कमेंट करके बताने का ज़रूर प्रयास करें। बाकी दोस्तों सभी जो कि शिफ्टों का PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे हर दिन का PDF फाइल बिल्कुल फ्री में डाउनलोड वहाँ से कर पाएंगे और एक साथ PDF फाइल आपको मिल जाएगी किसी भी एग्ज़ाम का, ठीक है। तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। साथ में आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन से आता कि कंप्यूटर में बैलेंस शीट तैयार करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टैली सॉफ्टवेयर। जी दोस्तों टैली जो है आपका राइट आंसर होगा। बाकी ऑप्शंस कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। FTP का फुल फॉर्म क्या होगा, तो FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो 1977 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसकी आधिकारिक घोषणा की गई थी। यह वर्ष के महत्वपूर्ण दिनों में से एक माना जाता है। महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाए जाते हैं। महिलाओं की समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, तकनीकी महिलाओं और नवाचार का जश्न मनाने के लिए, खेलों में महिलाओं के लिए समानता की सराहना करने के लिए, स्वास्थ्य संबंधित फैसलों पर महिलाओं को शिक्षित कर दुनिया भर में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें 3 रंग है जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का प्रतीक माना जाता है। बैगनी जो कि न्याय और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना गया है। हरा रंग जो कि आशा का प्रतीक है। वहीं सफ़ेद रंग जो कि शुद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। 1908 में UK में महिला सामाजिक और राजनीतिक संघ यानी WSPU से रंगों की उत्पत्ति हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का अभियान जो कि विषय जो कि चूज टू चैलेंज है, ठीक है। एक चुनौतीपूर्ण दुनिया एक सतर्क दुनिया है, ऐसा बोला गया 2021 का। बात करते हैं दोस्तों, तो अपने हाथ को ऊपर उठाए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अभियान में भाग लेने के लिए सोशल मीडिया थीम है, ठीक है। वहीं बात करते हैं पहला राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 28 फरवरी को संयुक्त राज्य अमेरिका में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र के बारे में जानते हैं तो जो कि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और दोस्तों इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके महासचिव जो कि एंटोनियो गुटेरेस हैं, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था कि तेलंगाना में नव वर्ष के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो उगादी आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं दोस्तों, तो उगादी या फिर युगादी जिसे जो कि संवत्सरादी के नाम से भी जाना जाता है, भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के राज्यों के लिए नए साल का दिन मनाया होता है। यह इन क्षेत्रों में चैत्र के हिंदू जो कि चंद्र कैलेंडर माह के पहले दिन उत्सव के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे बिशु त्यौहार के बारे में भी बता देते हैं आपको। जैसे कि बिशु त्यौहार जो कि भारतीय राज्य केरल, कर्नाटक में जो कि तमिलनाडु क्षेत्र में, तुलुनाडु के क्षेत्र में, केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी के माहे जिले में, तमिलनाडु के पड़ोसी क्षेत्रों और उनके प्रवासी समुदाय में मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है। यह त्यौहार जो कि मेदम के पहले दिन का प्रतीक है, जो कि केरल में सौर कैलेंडर के 9वें महीने में आता है। वहीं बात करते हैं दोस्तों जो कि बेस्टू वर्ष का, तो गुजराती नव वर्ष या फिर बेस्टू वर्ष दिवाली के एक दिन बाद मनाया जाता है, जो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को
पड़ता है। इसे वर्षा प्रतिपदा या फिर पड़वा भी कहा जाता है। यह दिन पूरे गुजरात राज्य में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 7वीं अनुसूची में क्या है, तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, जो कि यथा संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची दी गई है, जिनमें केंद्र और राज्य के मध्य विषयों का विभाजन किया गया है। संघ सूची तीनों सूचियों में सबसे बड़ी सूची होती है और इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होता है। तो दोस्तों इसके ऑप्शंस आपके अलग हो सकते थे, तो ऑप्शंस कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस यंत्र से संबंधित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसुरी वादक हैं और बांसुरी से संबंधित है। बात करते हैं तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया भारत के एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। पंडित हरिप्रसाद का जन्म 1 जुलाई 1938 को इलाहाबाद में हुआ था। सन 2000 में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को भारत सरकार द्वारा जो कि पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। भारत में अन्य प्रमुख बांसुरी वादक हैं, जिनके नाम है दोस्तों एन लीला, जो कि पन्ना लाल घोष, राजेंद्र प्रसाद और भी कुंजामणि, ये सभी लोग क्या है, बांसुरी वादक हैं। वही बात करते हैं तो पंडित रविशंकर जो कि सितार वादक हैं, हुसैन अहमद खान जो कि शहनाई वादक हैं, अमजद अली खान जो कि सरोज वादक हैं, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। दांडी मात जो कि दांडी मार्च कहाँ से, यात्रा कहाँ से कहाँ तक हुई थी, ये प्रश्न आया था, तो साबरमती आश्रम से दांडी तक ये हुआ था, ठीक है। बात करते हैं नमक मार्च, जिसे दांडी मार्च या फिर नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 तक महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में एक प्रमुख अहिंसक विरोधी कार्रवाई थी। 24 दिवसीय मार्च जो कि दांडी मार्च 386 किलोमीटर ब्रिटिश नामक एकाधिकार के खिलाफ एक कर प्रतिरोध अभियान था। गुजरात में साबरमती आश्रम से दांडी तक महात्मा गांधी के नेतृत्व में ऐतिहासिक नमक मार्च निकाला गया था। गांधी जी के अहिंसा या फिर सत्याग्रह के सिद्धांत के आधार पर मार्च ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत को चिन्हित किया था। वहीं बात करते हैं 1920 के दशक की शुरुआत में असहयोग आंदोलन के बाद दांडी मार्च जो कि आसानी से शुरू हुआ था। बात करते हैं तो आसानी से ब्रिटिश राज के खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण संगठित आंदोलन था। बाद में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने भारत में सविनय अवज्ञा यानी सत्याग्रह की अवधि के अंत को चिन्हित किया था। वहीं बात करते हैं दोस्तों तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और विश्व के नेताओं का ध्यान आकर्षित करते हुए यह वास्तव में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। वहीं बात करते हैं यहाँ पे 1882 के नमक अधिनियम ने अंग्रेज़ों को नमक के निर्माण और बिक्री में एकाधिकार दिया। हालांकि भारत के जो कि तटों पर नमक स्वतंत्र रूप से उपलब्ध था, भारतीयों को इसे उपनिवेशवादियों से खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तब गांधी जी ने फैसला किया कि अगर कोई ऐसा उत्पाद है जिससे सविनय अवज्ञा का उद्घाटन किया जा सकता है तो वह नमक था, ठीक है। वहीं बात करते हैं दोस्तों तो इस साल 2020 में यानी 2020 में नमक सत्याग्रह की 91वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रतीकात्मक 386 किलोमीटर दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाई थी। यानी ये 2020 में 91वीं वर्षगांठ पर मनाया गया था 2020 में, उसको याद रखिएगा। ट्रेजरी बिल क्या है दोस्तों, एग्जैक्ट क्या पूछा था, लेकिन इससे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ट्रेजरी बिल जो कि केंद्र सरकार द्वारा भुगतान किए जाने वाले शॉर्ट टर्म यानी फाइनेंशियल जो कि इंस्ट्रूमेंट हैं, जिससे उन्हें पूरी तरह से जोखिम मुक्त बनाया जाता है। आरबीआई द्वारा जारी किए गए जो कि टी बिल केंद्र के लिए देय और पूर्व निर्धारित तिथि पर पुनर्भुगतान करना आवश्यक है। तो आप कमेंट करके बताइएगा इससे क्या पूछा गया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों, ये भी एग्जैक्ट नहीं है लेकिन पूछा गया था 2020 का था या कब का पूछा था। हाल ही में इसरो ने किस देश के साथ समझौता किया था, किसके लिए समझौता किया था, ये कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। क्या समकक्ष CNES के लिए जो कि एक एजेंसी है, फ्रांसीसी एजेंसी, उनके साथ समझौता पूछा था, तो कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा जो कि इसरो ने फ्रांस से इसका समझौता किया था। बात करते हैं इसके बारे में तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और
उसके फ्रांसीसी समकक्ष यानी CNES ने देश में एक संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समझौता को सील कर दिया। ठीक है, दोनों राष्ट्र निम्न पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रह जो कि विश्व स्तर पर जहाज़ों की आवाजाही की जो कि पहचान करेंगे, उन्हें ट्रैक करेंगे और विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में घूम रहे जहां फ्रांस के जो कि रियूनियन द्वीप है। दोनों एजेंसियों ने 2 जलवायु और महासागर मौसम निगरानी उपग्रहों यानी मेघा टॉपिक 2011 के और सरल अल्टिका जो कि 2013 को एक नया मॉडल माना है। ठीक है, वहीं बात करते हैं इसरो के बारे में। तो इसरो या फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसकी स्थापना 1969 में स्वदेशी भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए की गई थी। यह आज दुनिया की 6 सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है। इसरो देश के विभिन्न हिस्सों में रिमोट सेंसिंग यानी IRS और संचार जिसको इनसैट उपग्रह में से एक को केंद्र कार्यालय और अनुसंधान संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से राष्ट्र की ज़रूरतों को पूरा करता है। वहीं बात करते हैं तो इसका मुख्यालय जो है दोस्तों बेंगलुरु में है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर S सोमनाथ हैं। CNES के बारे में जानते हैं तो ये CNES कहाँ का है तो CNES फ्रेंच स्पेस एजेंसी है जो कि 1961 में स्थापित एक सरकारी संगठन है। कार्यक्रम केंद्रित एजेंसी और तकनीकी विशेषज्ञता के केंद्र के रूप में इसको जाना जाता है। CNES अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के ढांचे के भीतर विशेष रूप से यूरोप के अंदर फ्रांस की अंतरिक्ष नीति को आकार देने और लागू करने के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय पेरिस में है और इसके अध्यक्ष जो कि जीन-यves ले गैल हैं। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों, ये भी पता नहीं चल पाया क्या कौन कौन से राष्ट्रपति थे। 4 राष्ट्रपतियों के नाम दिए थे, उनमें पूछा गया था कि इनमें से किनका जन्म जो कि भारत में हुआ है। मेरे हिसाब से जो कि विदेश के ही होंगे दोस्तों। बाकी आप कमेंट करके एक बार बताइएगा क्या था इसके जवाब में। एक प्रश्न मिलान करने के लिए आया था दोस्तों, उसमें बोला गया था कि पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है। तो पेनल्टी स्ट्रोक 2 ही खेलों में होता है, फील्ड हॉकी और फुटबॉल में। बाकी ईगल शब्द बच्चे ने बोला कि ईगल शब्द जो कि किससे मिलाना था, तो दोस्तों ईगल शब्द जो है ये गोल्फ से इसको मिलाना है। बाकी दोस्तों इसका दूसरा नहीं मिला है, केवल गोल्फ में ही मनाया जाता है। तो आप कमेंट करके एक बार इसको भी कंफर्म करिएगा। बाकी दोस्तों ज़्यादा प्रश्न नहीं मिल पाए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।